उसमें लगा था। हाँ चल ठीक। हाँ देखिए, इसमें एक दो चीज़ें। टुडे वी हैव टू स्टार्ट द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। व्हाट इज़ द criteria and the scenario about the understanding of this type of the tense. So affirmative and negative and interrogative types of the sentences we have to understand here today. But we have to explain some words that are important in our life. एक शब्द हम लेते हैं, वो शब्द आता है बात। एक शब्द आया बात, और जो ये बात है और एक शब्द इसी में मैं BATHE कर दूं तो ये बात है। इसको हम लिखेंगे बात, और इसका जो प्रोनाउंसिएट करेंगे, प्रोनाउंस करेंगे वेद। अब ये दोनों मीनिंग है, बट यहाँ पर हम जो बात है, इस बात को नाउन के रूप में लेते हैं, इस बात को हम वर्ब के रूप में लेते हैं। बस इतना फ़र्क है, और उच्चारण में भी फ़र्क है। अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ बात आया, तो बात का मतलब है कि स्नान, केवल इसका है स्नान, इसका अर्थ होगा हिंदी में। और वेद मीन्स है स्नान करना, स्नान करना आ जाएगा। तो जब भी करना आ गया और यह ना लग जाता है तो ये वर्ब का फॉर्म देता है। अभी जब मैं सेंटेंस आपको ट्रांसलेट करूँगा और बताऊँगा, तो वहाँ पर जैसे मान लिया एक सेंटेंस आता है, और इस सेंटेंस में हमने ये दिया, और इसमें आ गया कि हमने, यहाँ पर आता है कि हमने पढ़ने के लिए, तो पढ़ने के लिए किताबें खरीदी। एक सेंटेंस है किताबें खरीदी। अब सपोर्ट दैट यहाँ हम इस सेंटेंस को देखें और समझें, तो मुख्य रूप से यहाँ पर जैसे आया हमने पढ़ने के लिए किताबें खरीदी, तो हमने तो करता है और खरीदी क्रिया है, किताबें और पढ़ने के लिए ये एक साथ आया है। अब पढ़ने के लिए जो आ जाता है, तो इसे पढ़ने के लिए यहाँ पर हम लेंगे पढ़ने के लिए, तो जो ये के लिए लगा है, ये पढ़ने के साथ लगा है। अब आपको ये थोड़ा सा समझना है कि ये पढ़ने शब्द किस रूप में आया। आप ये समझना, जब भी वाक्य के मध्य में या वाक्य में ऐसी कोई चीज़ आए कि उसके आखिरी में ना नी ने लगा हो, तो आप ये समझिए वर्ब का फॉर्म है। और वर्ब के फॉर्म को उस दिन मैंने आपसे बताया था, इन्फिनेटिव एक बताया था, इन्फिनेटिव। तो जो इन्फिनेटिव शब्द आता है, यह वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से होता है। मान लिया मैंने यहाँ पर देखा गो फर्स्ट फॉर्म है, उसके पहले मैंने टू लगा दिया, तो इन्फिनेटिव बन गया। इन्फिनेटिव का मतलब है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये इन्फिनेटिव है। यहीं पर मैंने बनाया और ये लिखा टू वॉक, ये भी इन्फिनेटिव है। यहीं पर आ गया टू राइट, तो ये भी इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव का मतलब है वर्ब, यानी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी इस रूप में इन्फिनेटिव आता है। अब हमें देखें कि टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन इस टू का मतलब होता है के लिए, इसका मतलब के लिए, और वॉक मतलब टहलना, तो टहलने के लिए, टू राइट लिखने के लिए, टू गो जाने के लिए। इन्फिनेटिव में इस टू का मतलब के लिए होता है, और फिर ये जो क्रिया है उसी से भाव आप लगा ले, जाने के लिए, टहलने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए, ये भाव आएगा। तो इन्फिनेटिव मैंने बताया था दो प्रकार का, एक टू प्लस, यानी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और एक और दूसरा फॉर्म मैंने बताया था कि टू प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये आया वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर टू प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी यह आया टू बी रिटन। यह भी इन्फिनेटिव है, बट ये पैसिव इन्फिनेटिव है। यह ये भाव देगा कि दूसरे द्वारा काम किया गया है। तो जैसा टू बी रिटन आया, तो इसका मतलब दूसरे द्वारा लिखा गया। टू बी रिटन मतलब लिखा गया, अर्थात दूसरे के द्वारा। टू बी वर्कड यानी किया गया, यानी काम किया गया, अर्थात किसी और ने किया। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि टू प्लस बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में आया टू बी गॉन, अगर टू बी गॉन ले ले, तो यह भी इन्फिनेटिव है, बट ये पैसिव इन्फिनेटिव है। कभी कभार पूछ लेता है कि ये किस फॉर्म का इन्फिनेटिव है, तो पैसिव इन्फिनेटिव है, यानी इसमें टू आएगा, बी आएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब टू बी गॉन आया, इसका मतलब जाने का काम करता खुद नहीं कर रहा। टू बी गॉन यानी जाया गया,
यानी जाया गया अर्थात कर्ता खुद नहीं गया, कोई और गया है। मान लिया यहाँ पर मैं लिखता हूँ टू बी ईटन, तो टू बी ईटन आया तो मतलब खाया गया, अर्थात सब्जेक्ट या कर्ता ने खुद नहीं खाया, किसी और ने खाया। ये दो प्रकार के इन्फिनेटिव आते हैं, और दो प्रकार के इन्फिनेटिव में हमने लिया कि एक्टिव, और ये जो कहलाता है एक्टिव इन्फिनेटिव कहलाएगा, और ये कहलाएगा पैसिव इन्फिनेटिव के रूप में आएगा। अब आप ये देखें कि अगर वाक्य के अंत में, वाक्य के मध्य में कोई शब्द आए, उसमें नानी ने लगा हो, यानी कोई क्रिया है, जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, उठना, ये क्रिया है। अगर कोई ऐसी क्रिया है और उस क्रिया में नानी ने ऐसा लगा हो, तो आप समझो उसको इन्फिनेटिव में रखना है। हालांकि पढ़ने के लिए आया तो तुरंत दिमाग जाता है के लिए का मतलब टू होता है, और पढ़ना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर इसकी अंग्रेज़ी हमें बनाना हो तो आप सोचेंगे कि टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टू रीड हो गया, कर लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर एक सेंटेंस दूसरा आए और के लिए ना आए, हमने पढ़ने और पढ़ने का काम किया, तो हमने पढ़ने का काम किया, तो अगर यहाँ पर आया हमने पढ़ने का काम किया, तो पढ़ने का काम किया सिर्फ इतना है। तो अब यहाँ के लिए नहीं आएगा, तो जब के लिए नहीं आएगा तो आपको लगेगा कि यहाँ पर कर्ता तो ये है, क्रिया तो ये है, लेकिन इस पढ़ने की अंग्रेज़ी हो क्या। तो जब भी आपको लगे कि वाक्य के बीच में कोई क्रिया वाला शब्द आया है और उसके आखिरी में नानी ने अक्षर लेटर आता है, तो आप मानकर चले उसे हम इन्फिनेटिव में लिखेंगे, और इन्फिनेटिव का मतलब ये प्रेजेंट इन्फिनेटिव यहाँ पर आएगा। तो जब पढ़ने, उठने, खाने, गाने अगर ऐसे बीच में आए तो उनको हम इन्फिनेटिव में लिखते हैं, और उसका मतलब के लिए का अर्थ होता है। यहाँ के लिए छिपा हुआ है, नहीं लिखा गया। के लिए अगर है तब तो आप यहाँ कर देंगे, लेकिन के लिए नहीं है तो नानी ने से समझ जाइए कि ये यहाँ पर क्रिया है, और उसको हम इन्फिनेटिव में लिखेंगे तो इन्फिनेटिव आता है। इसलिए हमारा इन्फिनेटिव बहुत ही महत्वपूर्ण, और कहा जाए वाक्य को आगे बढ़ाना, जोड़ना आदि में इन्फिनेटिव बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम पूरे ग्रामर पोर्शन में और कॉम्प्रिहेंशन में देखेंगे इन्फिनेटिव बहुत काम करेगा। पैसिव इन्फिनेटिव भी बहुत आता है उसे, लेकिन यहाँ पर मैंने दो शब्दों को आपको दिया, एक बाथ शब्द आ गया और एक वेद शब्द आया। दोनों में उच्चारण भी अलग अलग हो जाएगा, बाथ और वेद ये आ गया। तो ये आपका नाउन है, और इसका मतलब केवल हुआ स्नान, और वेद है इसका मतलब हुआ स्नान करना। यह इसी तरह एक शब्द और मैं लेता हूँ क्लॉथ, ये क्लॉथ आया, और एक शब्द यहाँ पर और लो, इसका हो जाएगा क्लोथ। तो ये आपका क्लॉथ ऐसा उच्चारण करेंगे क्लॉथ, और यहाँ पर ये हो जाएगा क्लोद, तो क्लोद हम ले लेंगे, ये क्लोद आया। अब दोनों ने जब उच्चारण होता है तो समझ में आ जाता है। मान लिया मैं अंग्रेज़ी सेंटेंस कोई बोलता हूँ और फ्लुएंसी में चल रहा हूँ, तो अगर मैंने क्लोद बोला तो सामने वाला समझ जाएगा कि मैं वर्ब का यूज कर रहा हूँ। क्लॉथ बोला तो यानी नाउन का, और मैं क्लोथ वहीं पर बोलूँगा जहाँ पर वो आवश्यक है, क्लॉथ वहाँ पर बोलूँगा जहाँ नाउन के रूप में है। तो इसका मतलब क्लॉथ, क्लॉथ का मीन्स होता है कपड़ा, केवल कपड़ा, और क्लोथ मीन्स होता है कपड़ा पहनना, या कपड़ा पहनना या कपड़ा धारण करना, ये हो जाता है। इसका मतलब ये क्रिया के रूप में है। अब आप ये देखें कि क्लॉथ और क्लोथ आया, इस रूप में हम लेंगे। यहीं पर एक और आ जाता है, क्लोथ तो वर्ब है, ये वर्ब है, ये नाउन है, लेकिन एक क्लोथ और आता है, ये नाउन खुद है, यानी क्लॉथ, क्लोथ, क्लोथ। तो एक क्लॉथ है, नाउन है, सिर्फ कपड़ा, और एक क्लोथ आ गया तो कपड़ा पहनना वर्ब है, और एक क्लोथ और आ जाता है, ये नाउन के रूप में आता है, उच्चारण क्लोथ होगा, और ये नाउन है, ये वर्ब नहीं है। तो अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर और कहूँ कि क्लॉथ और क्लोथ में, क्लॉथ मीन्स कपड़ा और क्लोथ भी नाउन है, इस मीन्स भी कपड़ा होता है, ये भी कपड़ा आ गया। तो आखिरकार वर्ब तो आपको समझ में आ गई कि क्लोथ मीन्स कपड़ा पहनना। लेकिन अगर हम ये कहें कि क्लॉथ नाउन के रूप में है, क्लोथ नाउन के रूप में है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये हमें देखना। इन दोनों का डिफरेंस आप ये समझें। क्लॉथ एक सामान, कपड़ा। मान लिया हम मार्केट गए, बाज़ार जाते हैं और मार्केट में कपड़े के दुकान में गए, हमने कहा कि हमें 10 मीटर कपड़ा काट दो, तो उसने किसी थान से 10 मीटर काट दिया, वो कपड़ा आ गया।
फिर उसके बाद दूसरे दुकान में गए कि पीला कपड़ा हमें 2 मीटर काट दो, उसने काट दिया। तो जो 2 मीटर कपड़ा है वह भी कपड़ा है और 10 मीटर है वो भी कपड़ा है, लेकिन वो सिला हुआ नहीं है। 10 मीटर जो आपने लिया बिना सिला हुआ है, 2 मीटर लिया बिना सिला हुआ है। तो जब कोई कपड़ा बिना सिला हुआ यानी किसी के शरीर के ढांचे के अनुसार ना हो, सामान्य कपड़ा हो, वो क्लॉथ है। इसलिए जब आपने 10 मीटर कटवाया तो क्लॉथ है, आपने 2 मीटर कटवाया तो क्लॉथ है। अब बेडशीट की मैं बात करूं कि घर में बेडशीट होती हैं तो बेडशीट है और वो बिस्तर में डालने के लिए, बेड में डालने के लिए। तो बेडशीट किसी के शरीर के ढांचे के अनुसार तो सिली होती नहीं है, इसलिए वह क्लॉथ है। बेडशीट एक है चादर, ओढ़ने की सीट है, तो ओढ़ने वाला भी किसी के शरीर में कि हाथ और गले आदि के कोई शेप में तो होती नहीं है, तो वो भी क्लॉथ है। इसलिए आप ये ध्यान देना है कि जो हमारे बेडशीट से होती हैं सब क्लॉथ के रूप में हैं। अगर हम मार्केट से 2 मीटर का एक कपड़ा कटवा के लाते हैं, क्लॉथ के रूप में है। मान लिया मैं डस्टिंग क्लॉथ, अब आप देखिए डस्टिंग क्लॉथ की बात आती है तो डस्टिंग के लिए हम कपड़ा ही तो इतना काट देते हैं, और जब इतना कपड़ा काट देते हैं वो किसी साइज में नहीं सिला हुआ तो क्लॉथ। जितने कपड़े बिना शेप के अगर हैं, और शेप कौन है, कपड़े सिलाए किसे जाते हैं, मानव को, ह्यूमन को। तो मानव शरीर चाहे मेल हो फीमेल, इनके शरीर के आकार में कपड़ा न हो कटा, न सिला हो, सामान्य कपड़ा हो, वो क्लॉथ। हालांकि अब लोग तो अपने पपी यानी कुत्ते को भी कपड़ा सिलाते हैं, बढ़िया सिलाते हैं। कुत्ता तो एसी में सोता है, बहुत अच्छा है। कुत्ते की ज़िंदगी अब कुछ की बहुत अच्छी है, गली वाले कुत्तों की नहीं, गांव वालों की नहीं, कि शहरी जो कुत्ता हैं, बड़े बड़े बुलडॉग हैं, उनकी लाइफ तो बहुत अच्छी है। अब उनकी लाइफ अच्छी इसलिए है कि एसी में रहेंगे पहली बात, और कम से कम 3 से 4 नौकर उसके लगे होते हैं कुत्ते के। एक सुबह टहलाने जाता है, लोग कहते हैं हमने कुत्ता पाला है, और हम तो कहेंगे कुत्ते ने 4 लोगों को पाला है अपनी सेवा के लिए। एक टहलाने जाएगा, फिर आया और आकर के ऑफिस को तैयार होने लगा तो दूसरा उसे खिलाता है, और जब वो खिला करके बरी हो गए तो तीसरा जाके एसी में उसे बढ़िया गद्दा लगाएगा, और ये चौथा फिर शाम के टहलाने जाएगा। 4 लोग उसकी सेवा में करते हैं, तो उसके कपड़े भी सिलाए जाते हैं, सब कुछ। अगर वो भी कपड़ा सिला है तो किसी जीव के लिए है, अगर सिला नहीं है तो क्लॉथ, अगर सिला है तो मानव के सिले वाले कपड़े की श्रेणी में ही आएगा, चाहे किसी को हो। अब बात ये आती है कि जो बिना सिला हुआ, बिना साइज के, बिना शरीर के शेप के, ऐसे ही सामान कपड़ा है, चाहे छोटा हो या बड़ा, वो क्लॉथ है। लेकिन अगर वहीं पर कपड़ा किसी मेज़रमेंट में है, शरीर के नाप के आधार पर सिल दिया गया, चाहे वो शर्ट सिल दी गई तो क्लोथ है, पैंट सिल दिया गया क्लोथ है। एक भी कपड़ा कुछ भी है, छोटा भी कपड़ा सिला गया और क्लोथ है। मान लिया आपने 4 मीटर का, 2 मीटर का, 3 मीटर का, 8 मीटर का 10 कपड़े आपने कटवा लिया, तो आपके क्लॉथ से हैं। लेकिन 2 शर्ट है, 2 पैंट है, एक पाजामा है, एक कुर्ता है, ये सिले हुए हैं, तो ये क्लॉथ से हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि क्लॉथ भी होता है, क्लोथ भी होता है, और जब क्लॉथ कई हो जाएंगे तो क्लॉथ से हो जाएगा, और जब कई क्लोथ हो जाएंगे तो क्लोथ से हो जाएगा। अब बात ये आती है, क्लॉथ अगर आपको देखना तो क्लॉथ का मतलब एक कपड़ा, और ऐसा कपड़ा जो बिना शरीर के मेज़रमेंट के है, और अगर वो कई हो गए, एक से अधिक, तो क्लॉथ से हो जाएगा। लेकिन अगर शरीर के माप के आधार पर कोई कपड़ा सिला हुआ है तो वह क्लोथ हो जाएगा, कई हैं तो क्लोथ से हो जाएंगे। इसलिए अब मान लिया कि सुबह हम कपड़े धुल रहे हैं, तब कपड़े क्लॉथ से धुल रहे हैं कि क्लोथ से धुल रहे हैं, ये एक है। मान लिया आपने पूछा कि आप क्या धुल रहे हैं, अब वो कहता है क्लॉथ्स, तो आपने कहा क्लॉथ से कि क्लोथ से है, तो अब डिपेंड करेगा कि वह क्लॉथ से ही केवल धुल रहा है कि क्लोथ से धुल रहा है, दोनों पर, या दोनों धुल रहा है। तो वह प्रेंसीट करने पर पता चल जाएगा कि हाँ क्लॉथ से हैं कि क्लोथ से हैं, या दोनों धुल रहा है, ये डिपेंड करता है। हमें जहाँ पर जैसे शब्द हैं उन्हें यूज करना धीरे धीरे सीखना चाहिए। अगर हम इंग्लिश के बारे में हम कहें कि हम
इतना नॉलेजफुल हो जाएं कि हम किसी भी एग्ज़ामिनेशन को पास कर पाएँ और अपनी सफलता पा पाएँ, और साथ ही साथ उसे एक स्पोकन के रूप में हम डेली यूज में भी कर सकें। तो ये ज़रूरी है कि उन शब्दों का ज्ञान धीरे धीरे होना चाहिए, तो वो हो जाएगा। तो इस तरह से अब क्लोथ आया, तो आई हैव टू क्लोथ, मैंने अभी कहा कि टू गो जाने के लिए, और वहीं पर ये कह दूँ टू क्लोथ, तो इसका मतलब है कपड़ा पहनने के लिए। तो ये टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये कहा जाएगा क्लोथ। तो आई हैव टू क्लोथ माई पाजामा, माई ट्राउज़र, तो इसका मतलब है वो टू क्लोथ पहनने के लिए, वहाँ पर वो वर्ब के रूप में आया है। तो क्लॉथ है, क्लोथ है, क्लोथ से इस रूप में आते हैं, ये सामान्य शब्द हैं, इनको आपको लेके चलना है। इसी तरह बात है और वेद है, वह भी आपके हैं, इनको समझ के चले। अब हम लोग चलते हैं प्रेजेंट टेंस, हम चल रहे थे, और प्रेजेंट टेंस में आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट समाप्त हो गया। चौथा नंबर अब हमें शुरू करना है, और वह आया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए इसे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो आपका चौथा नंबर है, इसे आप डाल लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इससे आज हमें समझना है। और मैंने आपसे पहले भी बताया, किसी भी टेंस को समझने के पहले हम लोग यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में समझते हैं। तो आप नंबर ए डाल लीजिए, और नंबर ए में आया अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस आ गया, और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में एक सेंटेंस दे रहा हूँ, उसी सेंटेंस से सारे रूल बता दूंगा, एक या दो सेंटेंसेस में, और बाद में रूल लिखेंगे। तो आपने अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यह है, नोट आप डाल लीजिए ए नंबर, और इसी में चले। फर्स्ट सेंटेंस हम लोग लिखते हैं, राम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। राम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है, को 2 घंटे से पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। अच्छा, राम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा। अब इसके बाद आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, पहले आप समझिए, बाद में सॉल्व करिएगा, और मैं भी पूरा बना दूंगा, तब आप करेंगे। तो देखिए, ये आपका सेंटेंस आया है, सपोज दैट यू हैव टू सॉल्व इनटू द इंग्लिश, ट्रांसलेट आपको करना है। तो ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले देखा जाता है कि ये टेंस कौन सा है। तो मान लिया कि ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले आपने देखा कि पढ़ रहा, यानी रहा है आया है, और आपको ये पता है कि रहा है अगर है, रही है, रहे हैं, तो 2 प्रकार के सेंटेंस में ही आते हैं, या तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आपका इस वाक्य है, इतना तो है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में से कोई एक है ये, तो ये पढ़ रहा है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एक नियम यह है कि रहा है, रही है, रहे हैं, यह आएगा, और साथ में समय भी दिया होगा, समय ज़रूर दिया होगा। अगर मैं समय को हटा दूं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, और अगर समय जुड़ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। अब ये प्रेजेंट है से तो प्रेजेंट हुआ, रहा से कॉन्टिन्यूअस, और टाइम ये बताता है कि ये कोई काम हुआ तो परफेक्ट का भाव दे दिया। तो ये है से प्रेजेंट, और टाइम से परफेक्ट, और रहा से कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हुआ। और अगर टाइम हटा दें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही रहा, परफेक्ट हट गया। जब भी आपका रहा है, रही है, रहे हैं है, और समय नहीं दिया, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। और जब रहा है, रही है, रहे हैं है, और समय भी है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये सुनिश्चित है, दिस इज डेफिनेट एंड दिस इज क्लियर दैट दिस इज इन द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम बनाएं कैसे? तो उसकी पहले एक चीज़, जो हमारा ये समय आता है, टाइम दिया होता है, टाइम, तो एक इसमें से 2 प्रकार के समय आते हैं।
एक निश्चित समय आता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है, और एक अनिश्चित समय आता है, पीरियड ऑफ टाइम होता है। हमें ये पहचानना है निश्चित समय कौन है, अनिश्चित समय कौन। तो समय में निश्चित समय और अनिश्चित समय में देखना है। तो जब भी हम निश्चित समय की बात करते हैं कि निश्चित कौन सा है, तो आपको कोई टाइम निश्चित लगता है। तो जैसे घड़ी के जो टाइम होते हैं वो सब निश्चित होते हैं, आप इतना समझें। तो अगर मैं कहूँ 2 बजे, तो ये कंफर्म है कि घड़ी का 2 यानी डेफिनेट है। अच्छा, अनिश्चित का मतलब ये कि पता ना हो कि कब का है, तो अनिश्चित है। और जब ये पता हो जाए कि ये समय इसी जगह का है, तो निश्चित है। तो अगर हमने कहा 2 बजे, इसका मतलब वो निश्चित है चूँकि घड़ी का समय 5 बजे। इसी तरह जो आपके डेज आते हैं वीकली, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे ये आए, तो ये भी निश्चित तो है। अगर मैंने कहा कि मंडे से, तो फ्रॉम मंडे अगर मंडे लगा तो मंडे मतलब निश्चित है, तो ये भी निश्चित होते हैं। अब मैं पूरे मंथ की बात कर दूं, यानी 12 मंथ्स हैं, जनवरी टू दिसंबर, तो जनवरी भी फिक्स है, फरवरी भी फिक्स है और दिसंबर भी फिक्स है। इसका मतलब 3 चीज़ों को मैंने फिक्सिटी की बात बताई, यानी निश्चित समय माना जाएगा। और चूँकि आपका बस जब भी समय आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में देखते हैं तो हमें समय को ही समझना होता है, वह निश्चित समय है या फिर अनिश्चित समय है, ये आएगा। तो हमने ये देखा कि निश्चित समय में जो घड़ी वाला होता है वह निश्चित है, और जो डेज है निश्चित है, और उसके बाद जो हमारे मंथ हैं वे निश्चित हैं। और मंथ के अलावा अब ईयर ले लो चौथे में। ईयर जैसे मैं कहूँ 1960, 1991, 1980, वो निश्चित है, यानी वह डेफिनेट है, तो वह आ जाएगा। जैसे हम कहें 1857 फ्रीडम स्ट्रगल, तो 1857 जो फ्रीडम स्ट्रगल है वह नहीं निश्चित है। मुख्य रूप से मैंने 4 चीज़ों की चर्चा की, फिर आगे मैं करूँगा। पहली बात ये कि जो घड़ी का टाइम होता है, वॉच टाइम होता है, दैट इज़ द डेफिनेट, और डेफिनेट है तो यानी पॉइंट ऑफ टाइम माना जाएगा। पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स से बिल्कुल एग्जैक्टली हाँ यही है, इधर उधर नहीं है। डेज वाला आ गया, मंथ का आ गया और ईयर का आया। अब वहीं पर मैं अनिश्चित का मतलब पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कोई ये ना हो कि इसी जगह का, आगे पीछे कहीं हो सकता है। तो अनिश्चित टाइम के बारे में मैं आपको यहाँ पर एक बताऊँ, जैसा ये कहूँ 2 घंटे से, अब 2 घंटे से है। अब ये 2 घंटे सुबह के हैं कि दोपहर के हैं कि शाम के हैं, ये पता नहीं है। ये 2 घंटे मंडे के हैं, ट्यूसडे के पता नहीं है। ये रात के हैं कि दिन के पता नहीं है। तो जब 2 घंटा है, अब 2 घंटा फिक्स नहीं है कि दिन के हैं कि रात के हैं कि मंडे के, ट्यूसडे के, कि 1 तारीख के, 2 तारीख के, तो इसलिए 2 घंटा कोई फिक्स नहीं है। तो 2 घंटे शब्द जब आता है तो हम कह देते हैं वह अनिश्चित समय है, पीरियड ऑफ टाइम है। यही अगर 2 बजे होता तो निश्चित हो जाता। अच्छा, यहाँ पर आपने इतना देखा कि राम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, और टाइम कौन सा है, अनिश्चित टाइम है, 2 घंटे से है। अब अनिश्चित टाइम है, लेकिन जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो अब सहायक क्रिया ज़रूर लगती है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया हैज़ बीन होती है या फिर हैव बीन होती है। इसका मतलब ये कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज़ बीन या हैव बीन लगाई जाए। और जैसा ये कि हम लोग पहले जान चुके हैं कि ही है, सी है, इट के साथ जो हम क्रियाएं डज आदि लगाते थे, तो उन्हीं के साथ ये हैज़ बीन होगा। और जिनके साथ हमने डू लगाया तो मोस्टली जैसा आई है, यू है, वी है, तो इनके साथ सबके हैव आएगा। दे है, प्लूरल नंबर कोई सब्जेक्ट है तो उनके साथ ही आएगा। अब इतना हमें कंफर्म हुआ कि हैज़ बीन या हैव बीन में से कुछ आएगा। लेकिन यहाँ पर सिंगुलर नंबर जब होता है सब्जेक्ट, तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में हम वहाँ पर हैज़ बीन लगाते हैं। तो जब हैज़ बीन लगाते हैं तो यहाँ पर राम है, राम सिंगुलर है तो हैज़ बीन आएगा। अच्छा, अब ये हमें समझ में आ गया कि पढ़ रहा है तो हैज़ बीन क्रिया आएगी, सहायक क्रिया, और यह अनिश्चित समय का आया। और इस किताब, ये अलग हुआ,
अभी जब हम सॉल्व करेंगे, अभी आप लोग मत इसे सॉल्व करना, अभी थोड़ा समझें। तो मान लिया हम सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट, इसी फार्मूला में करते हैं कर्ता क्रिया कर्म में। तो कर्ता क्रिया कर्म इंग्लिश से जब भी ट्रांसलेशन होगा तो कर्ता क्रिया कर्म में ही होता है। बाकी स्पेशल रूल से लागू होते हैं, हम मानते हैं, लेकिन कर्ता क्रिया कर्म का फार्मूला ज़रूर लागू होता है। पहले कर्ता आएगा, फिर क्रिया आएगी, फिर कर्म। अब बड़ा सेंटेंस है तो इन्हीं के बीच में कुछ चीज़ें और लगती रहती हैं। मान लिया हमने कहा कि पहले कर्ता आएगा, फिर उसके बाद हमने कहा कर्ता क्रिया, और फिर हमने कहा कि कर्म। क्रिया का मतलब यहाँ मेन वर्ब से है, यानी गो है, वेंट है, आदि है। तो मान लिया हमने क्रिया, लेकिन अगर अब सहायक क्रिया उस वाक्य में लगाना है तो वो भी फिर यहीं लग जाएगी। क्रिया के बाद अगर और भी चीज़ें हैं यहाँ लग जाएगी, फिर कर्म आएगा, लेकिन फार्मूला वही है, कर्ता क्रिया कर्म, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट। तो हमने सब्जेक्ट लिखा राम। अब उसके बाद ये कि चूंकि हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब ज़रूर आती है, और हेल्पिंग वर्ब का मतलब ये हो गया कि ऑक्सिलरी यानी वर्ब, उसे ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, और यानी सहायक क्रिया। हमें इतना कंफर्म है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सहायक क्रिया ज़रूर लगाई जाती है, और ये भी कंफर्म है हैज़ बीन आएगा या फिर हैव बीन। लेकिन अब हमने ये भी कंफर्म यहाँ कर लिया है कि राम करता है सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ हैज़ बीन, और ये भी पूर्व निर्धारित है कि कर्ता के बाद सहायक क्रिया आती है, सहायक क्रिया के बाद फिर मुख्य क्रिया आती है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से जब भी मुख्य क्रिया आएगी तो उसमें आईएनजी लगाएंगे। तो अब जब इतने हमारे पास इन्फॉर्मेशन हो गया तो हम राम लिख देंगे। राम के बाद सहायक क्रिया क्या है, हैज बीन है, ये हो गया, और उसके बाद सहायक क्रिया के बाद मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब आपकी जो है उसी के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो ये पढ़ना आया, तो पढ़ना रीडिंग, तो राम हैज़ बीन रीडिंग। तो राम क्या हो गया ट्रांसलेशन, पढ़ना का हो गया। अब बचा क्या आपका 2 घंटे और इस किताब। तो हैज़ बीन रीडिंग, और रीड जो कर रहा है तो क्या कर रहा है, इस किताब। तो इसका मतलब दिस, और अगर उस होता तो दैट। तो एक एक शब्द को हमें समझना है। तो यहाँ पर हो जाएगा दिस बुक। तो चलिए ये भी हमारा पूरा हुआ। अब बचा क्या, 2 घंटे से। एक बात ये ध्यान देना है कि जब निश्चित समय हो जाता है तो वहाँ पर उसके लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, और जब अनिश्चित समय होता है उसके लिए फॉ का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर निश्चित है कि अनिश्चित है, अनिश्चित है। जब अनिश्चित है तो हो जाएगा फॉर, FOR फॉर, और आया है 2 घंटे, तो फॉर TWO 2 और देन आवर्स, आवर्स 2 आवर्स हो जाएगा। तो अब ये हमारा सेंटेंस बना, और इसमें से आ गया कि राम हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स। इसे बना लीजिए, अब आप इसे नोट कर लेंगे। देन सेकंड चलते हैं हम लोग। हाँ, अब ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एक सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस लिखिए। और सेकंड आया, वह सुबह से सो रहा है। वह सुबह से सो रहा है, सो रहा है। बस इतना ही लिखिए आप, और 1 मिनट और देखें, उसके बाद फिर आप बनाएंगे। और 1-2 बार और ज़रूर देख लेंगे कि जिससे कि वो आपके दिमाग में एक कहा जाए स्ट्रक्चर्ड डेवलप हो जाए कि नहीं इसी स्ट्रक्चर में करना है। मान लिया सेंटेंस आया, तो सबसे पहले हम टेंस देखते हैं। तो यहाँ पर रहा, रही, रहे आया, तो रहा है आया है, तो हमें लगा प्रेजेंट परफेक्ट होगा या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पर समय दिया है सुबह से, तो जब रहा है आए और समय हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा।
अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया ज़रूर आती है और हैज़ बीन या हैव बीन ही आती है। तो यहाँ पर कौन सी सहायक क्रिया आएगी? हैज़ बीन। और मेन वर्ब में आईएनजी है। अच्छा, आप ये बताएंगे कि जैसे मान लिया यहाँ पर कर्ता ही हमने लिखा, उसके बाद तुरंत क्या आएगा? हैज़ बीन हो गया, तो ही हैज़ बीन। और फिर सो रहा, तो स्लीपिंग, स्लीपिंग। अब रही बात ये सुबह से, तो सुबह फिक्स होती, सुबह दोपहर शाम ये फिक्स है, घंटे नहीं फिक्स है, तो हो जाएगा सिंस मॉर्निंग। तो सिंस मॉर्निंग आया और देन मॉर्निंग के बाद कुछ नहीं है तो फुल स्टॉप लगा दीजिए, सिंस मॉर्निंग। तो इसे बना लेंगे। और एक और सेंटेंस ले लेते हैं, अब फिर उसका रूल लिखते हैं। लगभग चीज़ें समझ में आ गई हैं, तो तीसरा ले लेते हैं। मैं सुबह 4 बजे से कपड़े धो रहा हूँ। मैं सुबह 4 बजे से, सुबह 4 बजे से कपड़े धो रहा हूँ, कपड़े धो रहा हूँ। इसे आप मत बनाइए, थोड़ा मेरी बात समझें तो अच्छा रहेगा। अच्छा, एक बात ध्यान दें, इस पूरे वाक्य में आपको समझने का प्रयास करना है कि मैं सुबह 4 बजे से कपड़े धो रहा हूँ। अब यहाँ पर जब हम ये कहें कि 4 बजे से कपड़े धो रहा हूँ, तो कपड़े ये कौन होंगे? सिले वाले होंगे, बिना सिले वाले होंगे? तो जनरली क्या होता है कि जब कहते हैं कि कपड़ा धुलना है, तो एक हमारे व्यवहारिक एप्लीकेशन है, व्यवहारिक जीवन में एक ये बात आती है कि मतलब अपने पहनने वाले कपड़े, जनरली ये होता है। तो जब आपका ये हो कि कपड़े धोना है और ऐसा हो, तो आप ये मानकर चलें कि जो हमारे पहनने के कपड़े, कुर्ता पाजामा, पैंट शर्ट आदि हैं, वही हैं। अब आप कहें नहीं सर, ऐसा भी हो सकता है कि पूरे बेडशीट्स हम घर के पूरे लेके 10-20 पूरे कर्टेन लेकर के हम बैठ गए, हम तो वो धुल रहे हैं। तो ये हो सकता है कि हम वो धुल रहे हैं, हम गलत नहीं कह सकते। लेकिन एक जनरली जो व्यवहारिक होता है कि भाई हमें क्या बताएं, आज छुट्टी है और हमें अब ऑफिस जाना है, कपड़े धुल लेते हैं। तो ये मानकर चलें कि वो यही है कि सिले हुए। हो सकता है उसमें बिना सिले हुए हो, तो अगर उसका डिफाइन नहीं किया गया तो सिले हुए मान ले। ये तो विवाद है नहीं कि सिले धुल रहा है कि बिना सिले, ये तो विवाद है नहीं। तो व्यवहारिक रूप से मान लें कि सिले का भाव ही है तो सिले मान लें। तो इसलिए यहाँ क्लोथ्स का प्रयोग करेंगे, क्लॉथ्स का प्रयोग नहीं करेंगे, तो क्लोथ्स का। बस यहाँ ये डिस्कशन का मतलब है कि क्लॉथ्स आएगा कि क्लोथ्स आएंगे, तो क्लोथ्स में ही एक दिन का अवकाश दे दो, तब आप कपड़ा धुल रहे थे, होगा अपने कपड़े धुल रहे हैं भाई, तो क्लोथ्स का प्रयोग हम करेंगे। अब जब क्लोथ्स का करेंगे, अच्छा ये तो अब आपको कंफर्म है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, 4 बजे से आया है और सुबह है 4 बजे से, ये भी साथ में जुड़ा है। तो चलते हैं हम लोग आई। अच्छा, आई के साथ में हैव बीन, आई के साथ सहायक क्रिया हैव ही आती है, तो हैव बीन ये ज़रूर ध्यान देना है। पीछे क्लास में मैंने बताया भी था, और जिन्हें नहीं अभी पता है तो वो अपना ध्यान दें कि आई के साथ हैव बीन, ही है, सी है, इट है, एक वचन कर्ता के साथ हैज़ बीन, और आई, वी, यू और प्लूरल नंबर कोई सब्जेक्ट है उसके साथ हैव, तो हैव बीन, तो आई हैव बीन। और अब मेन वर्ब में आईएनजी हमें लगाना होगा, तो धोना, वॉश मीन्स होता है धोना, तो ये हो गया वॉशिंग, तो आई हैव बीन वॉशिंग। अच्छा, वॉशिंग क्या कर रहे हैं, तो कौन सी चीज़ वॉशिंग? कपड़े। अब विवाद वही है क्लॉथ्स या क्लोथ्स, तो हमने कंफर्म कर लिया है कि क्लोथ्स है, तो क्लोथ्स। अब ये आप कहें कि द क्लोथ्स से करें कि क्लोथ्स से करें, कि ये भी बात आती कि आई हैव बीन वॉशिंग द क्लोथ्स या क्लोथ्स, तो आप ये मान के चले कोई ऐसा फिक्स तो कपड़े है नहीं, क्योंकि द आर्टिकल जो लगता है वह डिफरेंट आर्टिकल है, किसी चीज़ को क्लियर कट डिफाइन करता है, डिसाइड कर देता है, नहीं यही है। जब हम कपड़े धुलते हैं तो कोई एक निश्चित कपड़े नहीं है, कोई भी कपड़ा हो सकता है।
इसलिए आप ये मान कर चलें कि ऐसी स्थिति में द क्लोथ्स लगाने की आवश्यकता नहीं है और आप केवल क्लोथ्स कर दें। लेकिन एक यह भी मैं आपसे कह दूं कि अगर आपने गलती से द लगा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है फिक्स हो, लेकिन सामान्यतः नहीं द आर्टिकल लगना चाहिए। आई हैव बीन वॉशिंग क्लोथ्स। अब क्लोथ्स आया तो 4 बजे से, तो यहाँ पर 4 बजे बताइए, ये फिक्स निश्चित है कि अनिश्चित? निश्चित है। तो यहाँ पर सिंस आ जाएगा, सिंस आया, और सिंस के बाद अब 4 आया, तो हालांकि 4 o'clock लिखने की भी है एक टेंडेंसी, ना आप लिखें तो सिंस 4 केवल कर दें, क्योंकि यहाँ सुबह शब्द आया है। तो 4, तो सिंस 4, और ये 4 कब का है? इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, यानी ये जो 4 आया है तो शाम का नहीं है, सुबह का है, तो इन द मॉर्निंग है। तो अब 4 o'clock, अब जब 4 o'clock करेंगे तो एक बात आती है कि 4 o'clock में वह AM है कि PM है? भाई 4 o'clock है, AM PM भी देखना तो पड़ेगा, क्योंकि 4 PM में भी होता, या फिर 24 आवर्स में 1 से 24 के वॉच का अगर आप प्रयोग करें तब फिर आप उसको अलग ढंग से करेंगे। लेकिन यहाँ चूँकि सुबह प्रयोग हुआ है तो सुबह शब्द का भी लिखना है हमें, और जब उसे भी लिखना है तो भी बहुत अच्छी बात है कि फिक्स तो है, निश्चित तो है, तो सिंस 4 और उसके बाद इन द मॉर्निंग लिख दें तो ठीक रहेगा। अब इसे बना लीजिए, इसे बना लेंगे। आई हैव बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस 4 इन द मॉर्निंग। अब चूंकि मैं एक जो अपने मेथड पढ़ाने की विधा रखता हूँ, मेथडोलॉजी है, वह ये कि अगर अफर्मेटिव है तो पहले रूल नहीं मैं लिखाता, रूल सब समझाऊंगा, एक एक हल कराऊंगा, उन रूल को 1 बार 2 बार 3 बार यूटिलाइज करेंगे कि रूल लगाना आ जाए, बाद में रूल लिखाते हैं। कुछ है टीचर से ये भी है कि पहले रूल लिखा देते हैं और बाद में फिर उसके बाद, और जनरली यही होता है। लेकिन जहाँ तक मैंने अपने अध्यापन काल में, अब 25 ईयर्स के जो एक्सपीरियंस से मैंने पाया, तो मुझे ये लगा कि शायद जो रूल पहले लिखा देते हैं उसके बाद फिर सेंटेंस है, वो नहीं है। पहले एक एक सेंटेंस दिया जाए, उन रूलों को खुद उपयोग में लाया जाए, लिखाया ना जाए, अपितु तो दिमाग में लिखा दिया जाए, और जब दिमाग में लिख दिया जाए फिर यहाँ कॉपी में लिखा जाए तो ज़्यादा यूटिलाइजेशन वाला होगा, ज़्यादा प्रैक्टिकली होगा। तो इसलिए अब रूल नंबर 1 लिख लीजिए, और रूल नंबर 1 में लिखना है वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, कॉमा लगाते हुए लिखना है, रहा है कॉमा रही है। अच्छा देखिए, अगर हम बोले या ना बोले, लेखन जो राइटर होता है, लिखने वाला, वह बोलने वाले के भाव और पॉज यानी रुकावट या विराम से समझ जाता है क्या लगाना है, और अगर उसे ग्रामर का नॉलेज से कर लेगा। जैसे मैंने कहा रहा है, रही है, इसका मतलब रहा है के बाद थोड़ा सा रुकता हूँ मैं, उसके बाद रही है, तो ये पॉज हुआ यानी अल्प विराम है, तो वहाँ पर आपका कॉमा लगेगा। तो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, आते हैं, रहा हूँ, आते हैं, साथ ही समय भी दिया होता है, साथ ही समय भी दिया होता है। ये रूल फर्स्ट रहा। अब रूल सेकंड, रूल सेकंड में लिख लेंगे सहायक क्रियाएं या हेल्पिंग वर्ब्स। अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब और हिंदी में सहायक क्रिया, तो सहायक क्रियाएं, सहायक क्रियाएं, और उसके अब डैश करके लिख लेंगे हैज़ बीन कॉमा हैव बीन, हैज़ बीन कॉमा हैव बीन, हैज़ बीन कॉमा हैव बीन। अच्छा देखिए, एक बात ध्यान दें, इसके पहले चूँकि मैं समझा तो चुका हूँ, बता चुका हूँ कहाँ क्या हैज़ और अफर्मेटिव,
अन्य जगह। तो यहाँ थोड़ा सा इस वाले में तो हम लिख लेंगे हैज़ बीन और हैव बीन किसके साथ आ रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे समझ में तो चीज़ें आने लगी हैं कि ही के साथ क्या आएगा, सी के साथ, इट के साथ, और राम के साथ, मोहन के साथ, काऊ के साथ। अच्छा, अब वहीं पर दे के साथ, यू के साथ, आई के साथ और वी के साथ, राम, मोहन एंड श्याम के साथ हैव, चूँकि प्लूरल नंबर हुआ। बस यही फार्मूला हमें ध्यान देना है, वो बिल्कुल सही रहेगा। अब रूल थर्ड लिख लेंगे। ही सी इट, ही सी इट एवं सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, जिसे एक वचन कर्ता बोलते हैं, एवं सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन का प्रयोग होता है, के साथ हैज बीन का प्रयोग होता है। वहीं पर आई, वी, वहीं पर आई, वी, यू, आई, वी, यू, दे एवं प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ, एवं प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाता है, हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। और चूंकि अफर्मेटिव है, इसी में कुछ रूल ज़्यादा रहेंगे, निगेटिव बाद में ज़्यादा की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। रूल अगला लिख लीजिए 4 नंबर। वर्ब, और वर्ब का मतलब मेन वर्ब। जब भी हम सहायक क्रिया तो वहाँ हेल्पिंग या सहायक शब्द जोड़ते हैं, तो वर्ब में आईएनजी जोड़ दिया जाता है, वर्ब में आईएनजी जोड़ दिया जाता है। जोड़ दिया जाता है। और रूल अगला लिखें, इस टेंस में 2 प्रकार के समयों यानी टाइम्स कह सकते हैं, 2 प्रकार के समयों या टाइम्स का प्रयोग होता है। नंबर 1 निश्चित, नंबर 1 निश्चित समय, निश्चित समय, और इसकी अंग्रेजी है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय। और इस पहले नंबर में निश्चित समय हेड पॉइंट है, थोड़ा सा इसमें लिख लीजिए, जहां पर समय फिक्स हो यानी निश्चित हो, जहां पर समय फिक्स हो यानी निश्चित हो, वहां पर समय के साथ, वहां पर समय के साथ सिंस का प्रयोग किया जाता है, वहां पर समय के साथ सिंस का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतया निम्न क्षेत्रों में, सामान्यतया निम्न क्षेत्रों में समय निश्चित होता है, समय निश्चित होता है। नंबर 1 घड़ी का समय, नंबर 1 घड़ी का समय। नंबर 2 डेज यानी दिवस का समय, मंडे ट्यूसडे वेंसडे आदि, डेज
यानी दिवस का समय। नंबर तीसरा मंथ्स यानी महीनों का समय, मंथ्स का समय या महीनों का समय, जनवरी फरवरी ETC महीनों का समय। नंबर चौथा वर्ष का समय, और यानी 1960 1972 वर्ष का समय। अब दूसरा नंबर डाल लीजिए अनिश्चित समय, अनिश्चित समय, और इसमें डालेंगे पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय आया। और लिखें जब समय का निर्धारण स्पष्ट ना हो, समय का निर्धारण स्पष्ट ना हो, वह समय कहीं का और कभी का हो सकता है, वह समय कहीं का और कभी का हो सकता है, कहीं का और कभी का हो सकता है। तब ऐसी परिस्थिति में, एट दैट सिचुएशन, तब ऐसी परिस्थिति में समय के साथ फॉर का प्रयोग किया जाता है, समय के साथ फॉर का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव हमने समाप्त किया, और चूंकि अफर्मेटिव में काफ़ी बेसिक चीज़ें समझ ली हैं, तो अब बी नंबर में आया निगेटिव सेंटेंसेस, और इसमें निगेटिव सेंटेंसेस आया तो इसमें ज़्यादा समझने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, रूल की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए एक दो सेंटेंस तो लिख लें। मुझे गुरुवार से बुखार नहीं आ रहा है, मुझे गुरुवार से बुखार नहीं आ रहा है। आप लोग सॉल्व ना करिए, थोड़ा सा मेरी बात समझ लें। ये नहीं कि आपको आ नहीं रहा, आपको आ रहा है, मैं मानता हूँ, लेकिन एक बार समझ लेंगे तो ये सेटअप और डेप्थ में जाएगा, तो हमेशा के लिए हो जाएगा। मुझे गुरुवार से बुखार नहीं आ रहा है। और समझते समय तो समझिए कि एक चीज़ समझ लें, फिर तो आप आराम से बनाएंगे। देखिए कि सेंटेंस है मुझे गुरुवार से बुखार नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर रहा है, तो यह तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अब हमें देखना है कि ये क्या है। तो यहाँ पर आया गुरुवार से, तो समय भी है, तो जब वाक्य के अंत में रहा है हो और समय हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, तो यह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में निगेटिव है, क्योंकि नहीं आया है तो ये निगेटिव है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से निगेटिव, हमने बी नंबर भी तो डाला, निगेटिव सेंटेंसेस आया। अब बात ये आती है कि निगेटिव को बनाएंगे कैसे, भी आप थोड़ा सा देख लें। मुझे और कर्ता क्या है भाई, आई है, मुझे का मतलब आई कर्ता। और अच्छा ये बताएं कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? 3। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। अच्छा ये भी मैंने बताया था कि ये फर्स्ट पर्सन है, लेकिन फिर इसके नंबर भी होते हैं। तो आई नंबर कौन सा है? फर्स्ट है। माई कौन सा नंबर है? अच्छा माई पर्सन कौन सा है? भाई आई अगर फर्स्ट पर्सन है तो आई के सारे पार्ट भी तो फर्स्ट पर्सन होंगे। राम अगर मिश्रा है तो उसके लड़के भी तो मिश्रे होंगे। तो ये लड़के मान लीजिए आई माई में, ये भाई मान लीजिए मिश्रे तो होंगे। तो आई फर्स्ट पर्सन है तो उसके पार्ट भी तो फर्स्ट पर्सन होंगे। हाँ नंबर हो सकता है, पहले नंबर वाला बेटा दूसरे नंबर का तीसरे। तो आई फर्स्ट पर्सन है।
लेकिन ये नंबर भी तो है, तो नंबर में भी फर्स्ट है आई। ये फर्स्ट पर्सन है ना, यानी फर्स्ट पर्सन आई और वी। तो आई माई और मी होता है, वी अवा अस होता है। तो ये पर्सन तो दोनों फर्स्ट है, ये भी और ये भी, लेकिन नंबर भी इनके हुआ करते हैं। तो नंबर में ये पहले नंबर में है, दूसरे नंबर में, तीसरे नंबर में। अब मैं सेकंड पर्सन लूँ, सेकंड पर्सन ये यू कौन सा पर्सन है, लेकिन नंबर कौन सा है, और यो आया, ये पर्सन कौन सा है और नंबर कौन है, और ये यू आया, ये पर्सन कौन है और नंबर थर्ड। अच्छा मैं यहाँ थर्ड पर्सन की बात करूँ, थर्ड पर्सन में ही आया, तो ही पर्सन कौन सा है, थर्ड है, और नंबर कौन सा है। अच्छा हिज बताइए पर्सन कौन सा है, पर्सन थर्ड है, और नंबर कौन सा है, और हिम पर्सन कौन है और नंबर। अच्छा अब मैं यहाँ पर कहूँ कि दे कौन सा पर्सन है और नंबर, और देयर THEIR थर्ड पर्सन और नंबर सेकंड, और देम कौन सा पर्सन है और नंबर कौन सा, थर्ड। अब तो ये समझ में आ गए। तो ये जो फर्स्ट वाला होता है ये हमेशा कर्ता के रूप में आता है, फर्स्ट नंबर का, और थर्ड नंबर वाला हमेशा कर्म के रूप में आता है, ऑब्जेक्ट, और ये वाला पजेसिव यानी एडजेक्टिव के रूप में आता है। ये हम लोगों ने डिस्कशन की। तो अब जब डिस्कशन ये हुआ है तो इस चीज़ को हमने लिया, तो ये आई आया। अच्छा आई के बाद सहायक क्रिया कौन सी आएगी, हैव बीन। अब आप ये देखें कि यहाँ पर यह भी निश्चित है कि हमें हैव बीन लगाना है, चूँकि अभी पढ़ चुके हैं, तो आई के साथ हैव बीन। लेकिन अभी हमें आतुरता नहीं करनी, चूँकि यह थोड़ा सा ट्विस्टिंग है। ट्विस्टिंग ये है कि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में निगेटिव है, अफर्मेटिव था तो हमने तुरंत हैव बीन लगा दिया था। लेकिन इसमें से यह कहा गया है कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस निगेटिव हो तो हैव के बाद नॉट लगा दीजिए, फिर बीन लिखना। अच्छा ऐसा क्यों, एक्चुअली में ये हैव ही मुख्य क्रिया है, यही है वो सहायक क्रिया, मेन यही है। बीन केवल कॉन्टिन्यूअस का भाव के लिए लगाया गया है। तो जब मेन है तो नॉट क्या होता है, नॉट सहायक क्रिया के बाद आता है, यही तो है। जैसे डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट। तो अभी हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखा था कि सहायक क्रिया के बाद नॉट आता है, तो यहाँ भी सहायक क्रिया के बाद आएगा। तो आप ये कहें कि सहायक क्रिया तो हैव बीन है, तो हमें हैव बीन यहाँ न लगा के हैव बीन नॉट लगाना चाहिए, ये आप कहें। लेकिन एक्चुअल में सहायक क्रिया सिर्फ हैव है, लेकिन वो कंटिन्यूटी के लिए, कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए बीन आ जाता है, और जब उसके लिए बीन आ जाता है तो हमें सहायक क्रिया के बाद, तो जो एक्चुअल में सहायक क्रिया होती है उसके बाद लगाना चाहिए। इसलिए ये एक परंपरा या प्रथा या नियम है कि हम हैव के बाद नॉट और उसके बाद बीन आएगा, ये हमें ध्यान। अगर और जब भी एग्जामिनर सॉल्व करता है, आपकी कॉपी देखेगा तो वह यही देखने का प्रयास यहाँ करता है कि ये मिस हुआ है कि नहीं। अगर ये मिस है तो नंबर काटो, उसे मज़ा आता है, क्योंकि ढूंढता है कि मैं नंबर काटूं। और जब यह लगा है तो सोचता है कि बच्चा वास्तव में अलर्ट पोजीशन में है, तो इसको नंबर में पूरा दे दूं। तो आई हैव नॉट बीन, और वो सेंस भी आता है, आई हैव नॉट बीन, इसका ये होता है। और उसमें से जो इम्फेसाइज किया जाता है बोलने का, आई हैव नॉट बीन, ये है एक्चुअल। लेकिन हम लोग तो ऐसे ही गाना गाते, आई हैव नॉट बीन, वो चलता है, लेकिन रोल तो लागू करना पड़ेगा। तो आई हैव नॉट बीन, और चूंकि सहायक क्रिया के बाद मेन वर्ब आती है, और मेन वर्ब आया तो मेन वर्ब के वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। तो जैसे बुखार आना, तो बुखार आना, तो एक बात ध्यान देना है, एक शब्द आता है सफ़र,
लोग कहते हैं नहीं सफ़र में परेशानी होती है, तो सफ़र मीन्स होता है कष्ट सहना, तो बुखार आना का मतलब बुखार का कष्ट, इसलिए यहाँ पर आना का कमिंग नहीं लगाएंगे। तो वो तो अब जैसे एक मैं उदाहरण दे दूँ, इसे भी बाद में देखते हैं। जैसे ये कहा गया कि डॉक्टर ने मरीज को देखा, तो डॉक्टर ने मरीज को देखा, तो इसका ये मतलब है कि डॉक्टर आया और अपने इंस्ट्रूमेंट लेकर के नाड़ी देख करके ये देखा कि तबीयत कैसी है। अब इसका ये मतलब तो नहीं है कि बेड में यहाँ पर पेशेंट लेटा है, डॉक्टर वहाँ बैठा बस ऐसे देख रहा है। अब वो ऐसे देख रहा है तो सिर्फ देख रहा है, 10 मिनट देखा और चला गया, फीस 500 ले लिया। तो देखा है तो देखने का तो मतलब यही आंखों से देखना। लेकिन भाव पर जाए कि पेशेंट को जब जाएगा तो दूर से आंख से नहीं देखेगा, नब्ज टटोलेगा, माथा देखेगा, फीवर देखेगा, उसकी क्या बीट चल रही है, हार्ट बीट है, ये सब समझेगा, इंस्ट्रूमेंट यूज करेगा, तब कहेगा कि हाँ ये दिक्कत है। तो चूंकि वहाँ पर भाव ये है एग्जामिन करना। अब लोग क्या करते हैं, डॉक्टर ने पेशेंट को देखा तो द डॉक्टर वॉच्ड द पेशेंट, या द डॉक्टर सा, सी मीन्स देखना, सी सा सीन, तो डॉक्टर ने मरीज को देखा तो द डॉक्टर सा द पेशेंट। तो भाई इसका तो यही मतलब हो गया कि वो गया बस देखा चला आया, जबकि देखने का मतलब यहाँ एग्जामिन से है, तो वहाँ पर सी का प्रयोग करना उचित नहीं है। अब आप कहने वो तो देखा आया है, हम तो शब्द पर जाएंगे, तो शब्द पर न जाए, कि कुछ लोग जो है तो प्यार से शब्द गलत भी कहते हैं, कि जैसे मान लिया माता है बच्चे को कह देती है जाओ मरो, तो मतलब मरना नहीं चाहती है, वो एक प्यार से, और जाने पटक के मारोगे तो वे प्यार है। तो कुल मिलाकर के वहाँ पर हम ये कहेंगे द डॉक्टर एग्जामिन्ड, एग्जामिन शब्द, एग्जामिन का मतलब परीक्षण करना, चाहे नब्ज टटोले इंस्ट्रूमेंट लगाए, तो द डॉक्टर एग्जामिन्ड द पेशेंट, ये आपका उचित है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि बुखार आना तो कोई एक वस्तु तो है नहीं कि चली आ रही लद गई, हो गए बुखार आ गया, फिर गोली खा लिया टेबलेट तो बोले गई चीज़ चली गई। अब ऐसा भूत हो सकता है, जिन्न हो सकता है, लेकिन ये बुखार नहीं। ये क्या है कि जब बुखार एक टेम्परेचर है तो उसे हम सफ़र का मतलब होता है सहना, कष्ट सहना, तो हम बियर करते हैं जो पेनफुल कंडीशन है, इसलिए यहाँ पर कमिंग न लगा करके यह सफरिंग शब्द आएगा। तो आई हैव नॉट बीन सफरिंग, और सफरिंग अब आया फीवर, सफरिंग द फीवर, और बचा क्या गुरुवार से, तो गुरुवार तो फिक्स है ना, अभी मैंने बताया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंस थर्सडे। अच्छा, थर्सडे किसी डे का नेम है, और किसी ईयर का नेम, डे का नेम का जो पहला अक्षर बनता है वो कैपिटल में होता है, जो फर्स्ट लेटर। तो एक मिनट, थर्सडे ये आया, और इसमें से यानी फुल स्टॉप कर लें। अच्छा, इसमें से बना लें, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें से क्या लगाना है कि क्या नहीं लगाना है। इससे पहले बना लेंगे। तो इसे यानी बनाएंगे। अब देखिए एक बात ध्यान देना है, इसको दूसरा एक जो ढंग हम ले सकते हैं, तो दूसरा एक यह है कि आई हैव नॉट बीन, और उसके बाद आया सफरिंग। अब चूंकि सफ़र करना है तो यहाँ बुखार से आया है, भाव है बुखार से, तो यहाँ सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो ये लगा सकते हैं, तो द की भी आवश्यकता नहीं है, तो फ्रॉम फीवर। और फिर उसके बाद सिंस थर्सडे,
थर्सडे हो जाएगा, ये है, तो ये बन जाएगा आपका दूसरे प्रकार से। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि लग जाए, तो फ्रॉम फीवर सिंस थर्सडे, ये आपका सिंस आ गया। हाँ, लेकिन एक ये भी है कि मान लिया कि देखिए फीवर के लिए आएगा, वहाँ टाइम नहीं, वो तो टाइम गुरुवार का है, वो टाइम के लिए है, लेकिन जब फीवर है तो फीवर मलेरिया है कि वह टाइफाइड है, अगर ये कोई फिक्सिटी हो तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि फीवर की फिक्सिटी हो कि फीवर कैसा है, किस नेचर का है, तो लगा सकते हैं। लेकिन सिंपल फीवर है, वायरल है, किस रूप का है, तो हम बोला ये कोरोना का फीवर है, वो भी हो सकता है, तो हम ये यानी कोई ज़रूरत नहीं लगाने के, तो ये कर सकते। हाँ, तो ये है फ्रॉम फीवर। अच्छा, अगला लिखते हैं, वे 4 घंटे से काम नहीं कर रहे हैं। वे 4 घंटे से काम नहीं कर रहे हैं, तो दूसरा आया वे 4 घंटे से काम नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अब इसे आप लोग बनाइए, अपने कॉपी में बनाएं, समझें, फिर उसके बाद देखते हैं कि इसमें कहाँ तक सही हम लोग जा रहे हैं। अच्छा, तो दे है, तो दे का दे हैव नॉट बीन। अच्छा, अब एक बात ध्यान देना है, काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्रिया को 2 ढंग से समझें। एक काम करना भी क्रिया होती है और एक करना भी क्रिया होती है, तो काम फिर अलग हो जाएगा। काम करना तो वर्क हो जाएगा, केवल क्रिया आ जाए करना तो डू हो जाएगा, तो फिर काम शब्द अलग हो जाएगा। अब हम यहाँ पर वर्किंग भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा डेप्थ में जाके देखें कि काम अलग है, करना अलग है। अगर ऐसा है तो डू कर दें और यहाँ वर्क लिख देंगे। अगर काम करना एक साथ है तो वर्किंग कर देंगे। मान लिया कि हमने यहाँ पर देखा कि यह आपका आया कि डू आया, डू का मतलब सिर्फ करना है, ये मेन वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब भी होती है, लेकिन ये करना। और वर्क मीन्स भी करना आया, तो वर्क का मतलब है काम करना आया, काम करना। तो यहाँ पर हमने देखा कि काम नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उभर कर करना अलग हो रहा है और काम अलग है। तो इस उसमें हम कर सकते हैं कि दे हैव नॉट बीन डूइंग, तो ये करना की हो जाएगी डूइंग, और डूइंग के बाद काम है तो वर्क, डूइंग वर्क, और आया 4 घंटे से। अच्छा, ये घंटे कब के हैं पता तो है नहीं, तो इसमें क्या आएगा, फॉर और 2 आवर्स, यही तो होगा, फॉर 2 आवर्स, तो फॉर 2 आवर्स, सॉरी फॉर 4 आवर, FOUR 4 आवर्स, 4 आवर्स। अब चलिए रूल लिख लेंगे और इसमें लिखें रूल 1, हैव या हैज के तुरंत बाद, हैव या हैज के तुरंत बाद, हैव या हैज के तुरंत बाद नॉट लिख करके बीन का प्रयोग किया जाता है। नॉट लिख करके बीन का प्रयोग किया जाता है, बीन का प्रयोग किया जाता है। और अब सी नंबर डाल लीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इंट्रोगेटिव अब हमें देखना है, तो सी नंबर आया इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में फर्स्ट नंबर हम ले लें, पहला नंबर आया और फर्स्ट में लिखना है
क्या वह अपना काम 2 घंटे से कर रहा है? क्या वह अपना काम 2 घंटे से कर रहा है? 2 घंटे से कर रहा है। और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा, क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा। थोड़ा समझिए, इसे बाद में लिखिएगा, आप बाद में बनाएं। समझने का ये कि ये आपका पहले हम देख रहे हैं कि रहा है आया है, ये रहा है और 2 घंटे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन क्वेश्चन मार्क है तो इंट्रोगेटिव भी है। अच्छा, इंट्रोगेटिव में हमने तस्वीर ये देखा, या तो क्या शुरू में आ जाता है या बीच में आता है, कहाँ, क्यों, कब, ये सब आते हैं। तो हमने एक बात ये समझी है कि ये इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में हमने देखा कि क्या शब्द वाक्य के शुरू में आया, और जब भी इंट्रोगेटिव में क्या शब्द वाक्य के शुरू में आए तो इसकी अंग्रेजी कभी नहीं लिखते हैं, अपितु इसके जगह सहायक क्रिया लिखते हैं। और सहायक क्रिया में आप ध्यान देना, हैज़ बीन, मुख्य कौन सी है? हैज़। मुख्य कौन है? हैव। बीन नहीं, इसीलिए मैंने आपको बताया अगर हम सहायक क्रिया की बात करें तो हैज़ बीन लिख दें, लेकिन यह है कि सिर्फ हैज़ मुख्य है, बीन तो कॉन्टिन्यूअस का भाव है, इसलिए वहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर चलिए इतना स्पष्ट हुआ कि सहायक क्रिया लिखेंगे। लेकिन सहायक क्रिया कौन सी है? तो वह के साथ में, ही के साथ में सहायक क्रिया कौन सी आएगी? हैज़ आएगी, यानी हैज़ बीन होगा, और अपना काम। तो अब ये आया कि यहाँ पर आपका हैज़ बीन सहायक क्रिया है, लेकिन जब क्या पहले आया है तो हम लिख देंगे हैज़। अच्छा, जैसे ये क्या के तुरंत बात करता है ना, अब हिंदी का फार्मूला भी नहीं भूलना है, जैसा हिंदी में लिखा है आप भी लिखते जाएं और थोड़ा इंग्लिश के रूल अपनाते जाएं तो बड़ा इजी हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे क्या के बाद करता है तो आप भी यहाँ, अब क्या के लिए आपको वाट नहीं लिखना है, आपने हैज़ लिख दिया है। तो जैसे इसके बाद करता है तो अब हैज़ के बाद भी आप करता लिख दे, वही फार्मूला। तो करता आपका क्या हो जाएगा? ही। अच्छा, हैज़ बीन क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि मेन हैज़ है। लेकिन अब अगर है तो कर्ता के बाद तो लगाना पड़ेगा, उसको हमें हटाना नहीं है, लगाएंगे लेकिन कर्ता के बाद लगाएंगे। सपोज दैट क्या वह अपना काम नहीं, अपना काम 2 घंटे से नहीं कर रहा है, ये आ जाता है। तो नॉट हमेशा कर्ता के बाद आता है, तो यहां पर हो जाता हैज ही नॉट बीन। तो पहले सहायक क्रिया कर्ता, उसके तुरंत बाद बीन आएगा, लेकिन अगर निगेटिव है तो नॉट और फिर बीन। लेकिन यहाँ पर निगेटिव तो है नहीं, जब निगेटिव नहीं है तो हम कहेंगे हैज़ ही बीन। अब यहाँ पर क्या के बाद करता, तो आपने भी करता कर दिया। अब मेन वर्ब लगानी है, तो मेन वर्ब क्या है? काम अलग बात है, ये करना और करना मतलब डू, और डू है तो इसके में क्या हो जाएगा? डूइंग। तो हैज ही बीन डूइंग। अच्छा, डू क्या कर रहा है? अपना काम। अपना किसके लिए है? वह के लिए, और वह के अपने के लिए ही जाएगा। उस दिन तो बताया था मैंने कि यहाँ पर ये चर्चा हुई थी कि अगर ही करता है तो अपने के लिए हिज होगा, शी करता है तो अपने के लिए हर होगा, इट करता है तो अपने के लिए इट्स होगा, दे करता आएगा तो अपने के लिए देयर हो जाएगा, और आई करता होगा तो अपने के लिए माई होगा, और वी करता होगा तो अपने के लिए अवा होगा। ये तो आप जानते हैं। तो यहाँ पर अपना तो क्या हो जाएगा? हिज, और यहाँ काम की अंग्रेजी वर्क। अब बचा क्या है? 2 घंटे से, तो फॉर आएगा कि सिंस आएगा? फॉर आएगा, तो फॉर और 2 आवर्स, आवर्स यानी इसमें से एच साइलेंट होता है, आवर, तो आवर्स HOURS,
और देन क्वेश्चन मार्क भी लगेगा। अब आपका कंप्लीट हुआ, इसे बना लेंगे, क्वेश्चन मार्क भी लगेगा। अगला सेंटेंस अब आपको बनाना है, तो तभी ठीक भी रहेगा। और आया दूसरा, वह जुलाई से क्यों पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है, वह जुलाई से क्यों पढ़ रहा है। अब बनाइए आप। तो वह जुलाई से क्यों पढ़ रहा है। अब आप थोड़ा देखिएगा, और अब अरे नहीं, आप देखें, इधर देखिए, फिर अपनी मिस्टेक देखिए। सही होगा कुछ लोगों के लिए, कुछ गलती होगी, या पूरा सही हो सकता है, या सबकी गलती हो सकती है, मे बी। अच्छा, मे बी शब्द आया, मैंने कहा मे बी, तो इसे तो बाद में देखेंगे, बीच बीच तो कुछ बहुत देखते जाए। मे बी ये आया। मे एक ऐसी सहायक क्रिया है। मे है, कैन है, कुड है, उड है, शुड है, 24 जो मानी गई है, आट टू है, नीड भी आती है, ये सहायक क्रिया है। तो मे का मतलब है सकना। अच्छा, एक बात ये है कि जैसे हम आपसे ये कहें कि क्या आप सेकेंड ईयर पास कर लेंगे, तो एक बच्चा कहे पास भी हो सकता हूँ और नहीं भी हो सकता। तो जब किसी चीज़ में यस भी हो सकता है, नो भी, यानी 50-50 जिसे कहते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी कंफर्म ना हो, तो वहाँ मे भी आता है। मे भी का मतलब ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो अगर कह दिया जाए पास हो जाओगे, तो कहता है मे भी, तो मतलब हो भी सकता हूँ और नहीं भी हो सकता, मे भी। तो मे भी जब लग जाए तो मतलब, जैसे आपने किसी से मांगा कि भाई मुझे 10,000 रुपये उधार दे दो, कहता है देखता हूँ मैं भी, तो मतलब कर भी सकता हूँ और नहीं भी कर सकता हूँ, दोनों स्थितियों में भी आता है, इसीलिए आया। तो वह जुलाई, तो जैसे में भी सही भी हो सकता, गलत भी। वह जुलाई से क्यों पढ़ रहा है। अच्छा, पढ़ रहा है आया, जुलाई से आया, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ, और उसमें भी ये आपका क्यों आया है, तो इंट्रोगेटिव है। तो आपको इतना पता है कि जब इंट्रोगेटिव आता है तो यहाँ पर हम वाइल, यानी इसके अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। अगर बीच में कोई क्यों, कहाँ, कैसे, क्या आता है, WH का जो फॉर्म माना जाता है, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी। और जब ये यहाँ आया है तो मैंने आपको बताया था तत्काल, यानी उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, सुधारना शुरू तो तुरंत सहायक क्रिया। यही तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी करते थे, क्यों कहा तो तुरंत सहायक क्रिया। तो अभी और दूसरे सुधार होगा दूसरे लोगों का। अच्छा, सहायक क्रिया कौन सी आएगी, तो वह है, तो हैज़ बीन है, वह के साथ हैज़ बीन, चूँकि यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन यहाँ पर सहायक क्रिया तुरंत, लेकिन सहायक क्रिया में केवल है जाएगा, और उसके बाद कर्ता होगा, फिर बीन लगाया जाएगा, फिर बीन आएगा। तो वाई हैज़ ही बीन। अब मेन वर्ब है तो रीडिंग आया, और जुलाई से, अच्छा जुलाई तो मंथ है, तो क्या हो जाएगा, सिंस, तो सिंस जुलाई, और जुलाई का जे कैपिटल रहेगा, तो जुलाई आया, और क्वेश्चन मार्क भी हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। अच्छा, अब रही बात, आप ये कह रहे हैं कि स्टडिंग, एक बात ध्यान देना है कि पढ़ना। अब आप स्टडी और रीड में फ़र्क क्या है पहले इसे जान लें, और हो सकता है वो भी है, मे बी आया, रीड
और स्टडी 2 आया। जनरली आप ये ध्यान देना है कि अगर मैं घर पर बैठकर, ऑफिस में बैठकर कहीं पर कोई नावल पढ़ रहा हूँ, तो जब नावल पढ़ रहा हूँ, 4 महीने से पढ़ रहा हूँ या कोई स्टोरी पढ़ रहा हूँ, तो जब नावल में पढ़ रहा हूँ तो इसे हम जो सामान्यतः ज्ञान के लिए घर में, मकान में, बाहर कहीं ऑफिस में ऐसा पढ़ते हैं, वो रीड मानेंगे। और जब कोई विशेषकर डिग्री, डिप्लोमा के लिए किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, उसकी चीज़ है तो स्टडी। हम अगर डिप्लोमा और डिग्री कोई लेते हैं तो हम किसी कॉलेज स्कूल में स्टडी करते हैं। अब वहाँ पर ये कहा जाए कि, और जब हम अन्य चीज़ें सामान्यतः कोई नावल आदि करते हैं तो रीड कर लेते हैं। यहाँ पर आया हुआ है जुलाई से क्यों पढ़ रहा है। अब ये कोई ऐसा स्पष्ट नहीं हो रहा कि किसी स्कूल कॉलेज में है, बस लग रहा है पढ़ रहा है, तो हम रीडिंग कर सकते हैं। लेकिन अब ये भी आप कह सकते हैं कि नहीं वो कॉलेज में शायद हो, तो इस आधार से आप स्टडिंग कर दें। लेकिन जब कॉलेज आज का ऐसा स्पष्ट नहीं है तो आप रीडिंग मान लीजिए कि वो रीड कर रहा है। अब आप ये कहें नहीं सर ऐसा भी कुछ हो सकता है कि कुछ लोग जब चर्चा करते हैं कि आज मैंने इस किताब को स्टडी कर ली, तो स्टडी कर ली, स्टडी का मतलब ये होता है कि कोई एम है, उस एम के फेवर में उसने उतना गेन कर लिया है। जैसे हमने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया और इस कॉलेज का एम है सिलेबस, ये सिलेबस। अगर हम उस कॉलेज में, उसने हिस्ट्री में सिलेबस दिया है और किसी एक राइटर के बुक से वही सिलेबस ले लिया तो स्टडी कर लिया। तो स्टडी का मतलब होता है ऑलरेडी डिसाइडेड कोई सिलेबस है, वो हमने पढ़ा तो स्टडी कर लिया है। इसलिए जो आईएएस और पीसीएस के जो बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं, एसएससी आदि में भी है, सीडीएस एनडीए में, तो वो लोग अगर ये कहें कि हमें तो डिसाइड है ये सब्जेक्ट, तो स्टडी हाँ कर लेते हैं, तो स्टडी हो जाता है। ये माइन्यूट डिफरेंस है। लेकिन आप इतना समझें कि जब सामान कोई चीज़ पढ़ने की हो तो रीड कर दीजिए। मतलब एक कंक्लूज़न क्या होना चाहिए, एक हमें रास्ता। तो सामान कोई पढ़ने की किताब आदि है, रीड कर दे। और अगर वहाँ पर कोई स्टडी या कॉलेज है उससे आज जुड़ी है और कोई विशेष उसका सिलेबस आदि है तो स्टडिंग कर दें। यहाँ पर ऐसा कोई सिलेबस आदि की बात नहीं आती है, ना किसी कॉलेज आदि की बात आई। और सिंपल सा है कि जुलाई से क्यों पढ़ रहा है, तो हो सकता है नावल भी पढ़ रहा हो सकता है कि ड्रामा भी पढ़ रहा हो। मान लिया कि विलियम शेक्सपियर है, विलियम शेक्सपियर का एक ड्रामा है, मैकबेथ प्ले है। कई बार पूछा जाता है कि मैकबेथ किसका है, जीएस में पूछा जाता है तो विलियम शेक्सपियर का है। तो यहाँ पर रीडिंग है, लिखा जा सकता है, रीडिंग हम करें तो हो गया रीडिंग सिंस जुलाई। ठीक, अब नेक्स्ट और लिख लीजिए, एक और उदाहरण लिखें और आप लोग करिए खुद। वह सुबह से कहाँ नहीं रह रहा है। वह सुबह से कहाँ नहीं रह रहा है। वह सुबह से कहाँ नहीं रह रहा है। कहाँ नहीं रह रहा है। वह सुबह से कहाँ नहीं रह रहा है। कहाँ नहीं रह रहा है। अच्छा, अब देखिए थोड़ा सा, रहा है सुबह से, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। साथ में बीच में कहाँ आया है, तो इंट्रोगेटिव है। और जब भी इंट्रोगेटिव होता है तो बीच में आए हुए कहाँ, कैसे, क्यों, कब की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, यही तो है, तो वेयर। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़, और हैज़ के बाद ही। और चूंकि नॉट आया है तो कर्ता के बाद नॉट, यही तो हम लोगों ने समझा था, तो ही नॉट। और अब क्या आएगा, बीन तो लिखना है भाई, अब भी ना आएगा,
अब समझिए कि हैज बीन साथ साथ चलते हैं, मतलब पति पत्नी साथ साथ चल रहे हैं, 2 बच्चे आ गए बीच में तो बेचारे दूर दूर हो गए। अब है समय की बात है, इंट्रोगेटिव में चल रहा है, और अफर्मेटिव में देखिए, यानी जब शादी हुई तो साथ साथ चल रहे हैं, तो हैज़ बीन। अब चुन्नू मुन्नू आ गए, तो अब है बेचारे क्या करें, फिर भी जीना है तो जीना है, हंस हंस के जिए। तो वेयर हैज़ ही नॉट बीन, और अब क्या होगा, रह रहा, तो लिव मीन्स, अच्छा हाँ क्या कह रहे हैं, स्टे। अच्छा, लिव मीन्स रहना और स्टे, बिल्कुल है, इन 2 में समझें। वह सुबह से कहाँ नहीं रह रहा है, चूंकि यहाँ पर यह लगता है कि सुबह कहीं गया किसी जगह पर, और स्टे है। जब हम स्टे और लिव लेते हैं, दोनों का मतलब रहना हिंदी में है, लेकिन लिव का मतलब एक परमानेंट कोई है हमारे रहने के लिए, और अगर कुछ देर के लिए हम कहीं जाते हैं तो स्टे। जैसे मान लिया कि हमारा घर है गांव में, तो हम लिव कर रहे हैं, लेकिन जा कर के हम चले गए किसी दूसरे गांव में और 3 घंटे के लिए हैं तो स्टे कर रहे हैं, या रात रुक गए कोई काम से तो स्टे। तो यहाँ पर बिल्कुल है, स्टेइंग कर लीजिए। तो यह है बीन, स्टेइंग, स्टेइंग, और सुबह से, तो ये सुबह फिक्स है, सुबह दोपहर शाम फिक्स है, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग आया, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क आ गया। और चलिए अब रूल नंबर 1, अब रूल लिख लेते हैं। तो इसमें रूल नंबर 1 में, यदि प्रारंभ में क्या शब्द है, यदि प्रारंभ में क्या शब्द है, तो उसके स्थान पर हैज या हैव, तो उसके स्थान पर हैज या हैव, हैज या हैव सबसे पहले लिख करके उसके बाद कर्ता लिखते हैं, उसके बाद कर्ता लिखते हैं। यदि नहीं आया है, यदि नहीं आया है तो कर्ता के बाद नॉट लिखते हैं। यदि नहीं आया है तो कर्ता के बाद नॉट लिखते हैं, तत्पश्चात बीन लिखते हैं, तत्पश्चात बीन लिखते हैं, तत्पश्चात बीन लिखते हैं। और रूल दूसरा कर लेंगे। रूल दूसरा, यदि वाक्य के मध्य में क्या, कहाँ, कौन आदि आते हैं, क्या, कहाँ, क्यों आदि आते हैं, वाक्य के मध्य में क्या, कहाँ, क्यों आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, तो सबसे पहले उनकी अंग्रेजी लिखकर हैज या हैव लिखते हैं, अंग्रेजी लिखकर हैज या हैव लिखते हैं। तत्पश्चात सब्जेक्ट यानी कर्ता, तत्पश्चात सब्जेक्ट लिख करके बीन का प्रयोग करते हैं। तत्पश्चात सब्जेक्ट लिख करके बीन का प्रयोग करते हैं, बीन का प्रयोग करते हैं।
और यहीं से आज हम इसे समाप्त करते हैं।